जैसे कि 2020 विजन था वो भी देश ने देखा। इस तरह की कौन सी वो अचीवमेंट है कि 2047 में जब देश इंडिपेंडेंस की 100वीं वर्षगांठ बनाएगा, भारतीय इकोनॉमी को ग्लोबल पावर बना पाएंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी विजन 2047 बनाया। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कहाँ हैं, जहाँ हम अब खड़े हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? आज़ाद भारत की पहली साइंस पॉलिसी बनाई गई थी 1958 में। हमारे लगातार निरंतर हमारे प्रयास होते रहे हैं, हम हरदम आगे ही बढ़ते रहे हैं। और नई टेक्नोलॉजी को बहुत मजबूती के साथ एडॉप्ट करने में, आप लोगों को मजबूत करने में क्या भूमिका रहती है? खासकर सरकारों की क्या भूमिका रहती है? सरकार की प्रोएक्टिवनेस हेल्थ टेक्नोलॉजीज को लेकर थी कोविड के समय में। अगर वो प्रोएक्टिवनेस आज बनी रहे तो जरूर भारतवर्ष में ऐसी टेक्नोलॉजीज का इनोवेशन होगा, इन्वेंशन होगा और हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहे हैं और लगातार हमारे जीवन में वो बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन एक डर लगातार बना हुआ है कि कहीं ये एआई हम पर हावी ना हो जाए। आप यहाँ बैठे हैं, आपके किसी फेस पर आदमी को ऐसी पिक्टोरल वर्चुअल दिखा सकते हैं, रियलिटी दिखा सकते हैं कि आप पार्लियामेंट में एंटर कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फर्स्ट विटनेस का पॉडकास्ट और मैं हूं सुंदर सोलंकी। देश के लिए सबसे जरूरी चीजों में एक बड़ा महत्वपूर्ण है साइंस और टेक्नोलॉजी में हम कहां खड़े हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और ये सब गाइडिंग फोर्स के तौर पर काम करता है टाइफैक। साइंस और टेक्नोलॉजी की एक ऐसी संस्था जो समय समय पर देश को साइंस और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गाइड करती है। जी हाँ, टाइफैक वही है। और टाइफैक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल यही है सर, जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल आपकी है, जिसकी आप जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताइए कि ये क्या है और देश की विकास में क्या योगदान, किस तरह की भूमिका महत्वपूर्ण अदा करता है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, टाइफैक जिसको हम संक्षेप में कहते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। और ये संस्था के फाउंडिंग चेयरमैन भारतवर्ष के बहुत ही नामी ग्रामी साइंटिस्ट और विजनरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे जी, जिन्होंने इस संस्था को बनाया था। और आज से करीब 35 वर्ष पूरी संस्था का इंसेप्शन हुआ था, और इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि भारत सरकार को और देश को ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मार्गदर्शन देगी और उसको किन टेक्नोलॉजियों पर काम करने की दिशा बताएगी और उसके उचित रोड मैप डिफाइन करेगी कि जिससे भारतवर्ष एक साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी देश बने और हम आगे एक लीडरशिप, देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडरशिप की बात जो हमारे मोदी जी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, आज उसको हम प्राप्त कर सकें। अगर बात करें जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक गाइडिंग फोर्स की तरह आप देश का मार्गदर्शन करते हैं, अगर उपलब्धियों की बात करें अब तक की, जैसे कि 2020 विजन था वो भी देश ने देखा, इस तरह की कौन सी वो अचीवमेंट हैं जिनको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? टाइफैक निरंतर विगत 35 वर्षों से जब से ये बना है, एक अपने देश को एक दिशा देता रहा है टेक्नोलॉजी विजन के माध्यम से। हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाते रहे हैं, रोड मैप बनाते रहे हैं भारत सरकार के लिए कि किन क्षेत्र में कौन सी टेक्नोलॉजियों को पर कार्य किया जाए और क्या हम देश को ले जा सकते हैं, उसका इकोनॉमी पर क्या असर होगा, उसका लाइफ से क्या असर होगा, सोसाइटी पर क्या असर होगा। तो हम जिक्र करें तो टेक्नोलॉजी विजन 2020 जो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कलाम का विज़न था देश के लिए कि 2020 में देश की टेक्नोलॉजी की दशा क्या होनी चाहिए, देश हमारा किस लेवल पर पहुंचेगा। उसके बाद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी विजन 2035 बनाया, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लॉन्च किया 2016-17 में। इसके 2035 तक हमें किन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, किन क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, जिससे हम भारतवर्ष को एक डेवलप्ड नेशन बना सकें और एक एस्पिरेशनल नेशन बना सकें कि वो आगे बढ़ सके। ये टेक्नोलॉजी विजन 2035 बनाया गया।
और अब पिछले कुछ वर्षों से, करीब 2-2.5 वर्षों से हम लोग लगातार कार्य करते रहे हैं और टेक्नोलॉजी विजन 2047 को बनाने के लिए कि 2047 में जब देश इंडिपेंडेंस की 100वीं वर्षगांठ बनाएगा, आज जिसको हम स्वर्णिम युग की बात करते हैं, भारतवर्ष को एक टेक्नोलॉजी लीडरशिप की बात करते हैं, तो हम किन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भारत को लीडरशिप दे पाएंगे, भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल पावर बना पाएंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी विजन 2047 बनाया गया। ये बड़ी बात की आपने कि 100 साल बाद, आज़ादी के 100 साल बाद हम कहाँ होंगे। लेकिन अब अगर बात करें, 75 वर्ष के करीब हमें हो गए आज़ाद हुए, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कहाँ हैं? क्या आप जहाँ हम हैं, जहाँ हम अब खड़े हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतवर्ष में और ख़ासकर हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जहाँ पर है, हम लोगों ने बहुत लंबी दूरी तय की है। मुझे याद है, मैं बचपन के समय से, वो बहुत पुराना तो नहीं, 80s का समय याद है, और आपको ले जाना चाहूँगा उसके पहले 1958 में जब भारतवर्ष का आज़ाद भारत की पहली साइंस पॉलिसी बनाई गई थी 1958 में कि हम साइंस की दशा और दिशा क्या होगी जी। तो उस समय सरकार ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने शुरू किए, ICMR, CSIR, DST, फिर उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए, IITs, एम्स बनाए शुरू किए, जहाँ पर साइंस पे और विज्ञान पे रिसर्च किया जा सके, कार्य किया जा सके। उसके बाद 1983 में टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई। अब ये साइंस, पहले साइंस पॉलिसी थी कि हम विज्ञान में क्षेत्र में कार्य करें और उस विज्ञान पे के रिसर्च को हम कैसे टेक्नोलॉजी में बदल सकें, इसलिए टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई 1983 में। उसके बाद 1998-2000 में साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आया, जिसको 2003 में लॉन्च किया गया। उसमें एक इनोवेशन का कंपोनेंट जोड़ा गया कि कैसे भारतवर्ष सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी पर कार्य न कर सके, वो इनोवेशन कर सकें, वो नई नवर्चन कर सकें, नई चीज़ों पे को खोज कर सकें। और उसके बाद 2013 में दोबारा साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी STIP पॉलिसी लॉन्च की गई। 2020 में दोबारा उसको लॉन्च किया गया कि हम कैसे इंक्लूसिव इनोवेशन कर सकें, हमारे समाज के रिलेटेड हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको हम कैसे उस उम्मीद पर पूरा करने के लिए कैसे इनोवेशन करें। तो ये हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसीज़ लगातार आती रही हैं, ये ज़रूर दर्शाती है कि भारतवर्ष एक सेंसिटिव देश रहा है आज़ादी के पाने के बाद। और चाहे वो हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, चाहे हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, चाहे हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे लगातार निरंतर हमारे प्रयास होते रहे हैं, हम हरदम आगे ही बढ़ते रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये रहा है कि 2000 के पहले हमारी जो साइंस टेक्नोलॉजी की दशा थी वो बहुत क्लोज टेक्नोलॉजीज़ थी। क्लोज इन द सेंस कि हम वर्ल्ड को बहुत की टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा नहीं लेते थे, हम सोशलिस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में काम करते थे कि हमें छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज, इंटरनल टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हम कैसे डेवलप करें और कैसे हम काम कर सकें जी। तो उसी दशा में था कि हमारी शुगर केन टेक्नोलॉजी आई थी कि शुगर से कैसे शुगर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके हिंदुस्तान में। वैसे ही टेक्नोलॉजीज़ आई, उस समय ब्रिक टेक्नोलॉजीज़ आई, कैसे ब्रिक का निर्माण हो, कोल माइनिंग टेक्नोलॉजीज़ थी, स्टील की टेक्नोलॉजीज़ थी, ये हमारे हिंदुस्तान में थी। और हमारे यहाँ आपको याद होगा कि हमारे सिर्फ 2 ही ऑटोमोबाइल, 2 ही गाड़ियाँ होती थी, चाहे एम्बेसडर होती थी, हिंदुस्तान मोटर कंपनी थी, या फिएट होती थी, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी थी। लेकिन 2000 के बाद जब हमारी इकोनॉमी ओपन की गई, जब हम विश्व की तरफ देखना शुरू किए, अपनी विंडो खोले, तो हमारे पास विदेशों से बहुत सी टेक्नोलॉजीज हमारे पास आनी शुरू हुई जी। और हमें अपने IP जो पेटेंट रेजीम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा कि कोई भी अगर नया रिसर्च करता है तो उसको हम कैसे उसको ओनरशिप दे सकते हैं। इसी के तहत हमारी जो विदेशों में टेक्नोलॉजी आनी शुरू, तो भारतवर्ष कंप्यूटर युग में प्रवेश किया। पहले हमें कंप्यूटर बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज नहीं थी। पहले मुझे याद है कि सुपर कंप्यूटर्स में भी हम लोग को प्रॉब्लम होती थी। हमारे देश ने परम कंप्यूटर्स की बात की, हमारे देश में इंटरनेट की बातें हुई, और जब 2006 से जब गूगल का समावेश हुआ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, IT टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो शायद भारतवर्ष उन 4-5 देशों के बीच में आके खड़ा हो गया है आज, जहाँ पर हम
सिर्फ अपने देश के लिए टेक्नोलॉजी के नीड को नहीं पूरा कर रहे हैं, दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी नीड को भी पूरा कर रहे हैं, और हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जी, तो बहुत लंबी आपने बिल्कुल ये सही बात है कि हमने 75 वर्षों में एक लगातार प्रगति के पथ पर हम चलते रहे, लेकिन इनोवेशन की आपने बात की। आप मानते हैं कि इनोवेशन के क्षेत्र में जितना हमें करना चाहिए, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इनोवेशन को लेकर क्या हम सही जगह खड़े हुए हैं या हमारा ध्यान उस तरफ है? इनोवेशन में हमें लगता है कि विश्व के मुकाबले में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। हाँ, आपने सही बोला कि विश्व के मुकाबले में हिंदुस्तान इनोवेशन में कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन ऐसे भी कमज़ोर नहीं है कि हम इस कमज़ोरी को हम पार पा सकें। हमारा प्रयास आज से सिर्फ 5 से 7 साल वर्ष पूर्व 2014-15 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जी, जहाँ पर पूरे विश्व के देश की रैंकिंग की जाती है। 155 देशों की रैंकिंग में भारतवर्ष 80s में नंबर हुआ करता था, 80, 88, 87, 85। ये 2014-15 की बात है जी। लेकिन विगत 8-9 वर्ष में आज 2024 का जो इंडेक्स है, भारतवर्ष 33rd रैंक पर है। तो हमने बहुत ही लंबी छलांग मारी है, 51 रैंक को हम लोग ऊपर करके आए हैं, और अभी हमारे पास कहना है कि अभी हमारे रास्ता आगे और भी मेहनत करनी है, और हमारे इनोवेटिव इंडेक्स में हमको ऊपर जाना है, और हमें अपने यंग साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट को ये दिखाना है कि किन एरिया में रिसर्च करें, अपना हमारी जो मेंटल पावर है, हमारी जो थिंकिंग पावर हो, उसको कैसे यूटिलाइज कर सके, हम नए से नए क्षेत्रों में रिसर्च करें, और हमें ऐसी पॉलिसीज़ भी लानी है जिससे हम उस इनोवेशन को कि हम लोग की ओनरशिप हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम ओन कर सकें। ये बड़ी चीज़ बताई है सर ने कि इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें हमने इतनी तरक्की की है 8-9-10 साल में, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक बात करें सर, जिस तरह से हम कंपेयर करते हैं, विश्व की तुलना में कंपेयर करते हैं, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी पूरे इस परिवेश की बात करें या 8-10 साल या जितना भी वक्त हमने, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से 35 वर्षों से आप लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, उस स्थिति की बात करें तो देश और हमारे देश की और विदेशों की जो स्थिति है, जो एक रिश्ता है, साइंस टेक्नोलॉजी को ले ले या हमारी पोजीशन को ले ले, उसे कहाँ देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आज जो इनोवेशन की बातें हो रही हैं सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही हैं, पूरे विश्व में हो रही हैं। जो देश आगे थे वो शायद थोड़े नीचे भी आ गए हैं, कुछ उसमें अभी भी अपनी अपनी जगह बनाए रखे हैं, लेकिन ये ज़रूर है भारतवर्ष और चाइना दो एक ऐसे देश हैं, एशिया के देश हैं, जो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। और आज हम अगर चाइना के मॉडल को देखने की कोशिश करें तो शायद हम ये महसूस करते हैं कि भारत को बहुत कुछ करना है। और जो चाइना, अगर आपको बताएंगे कि पेटेंट की बात करते हैं, जो हमारे दो चीज़ें से हम बहुत, पेटेंट से होता है कि हमारी बौद्धिक संपदा कितनी है। तो चाइना, भारतवर्ष की आज बौद्धिक संपदा हम लोगों ने काफ़ी निरंतर प्रयास करने के बाद हमारी विगत 2024 में करीब 65,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुए, और वहीं हम देखें अगर चाइना 13 लाख पेटेंट एप्लीकेशन चाइना फाइल किया, तो ज़रूर हमको ये सोचने को मजबूर करता है कि हमारी प्रयास अभी बहुत पीछे है। वैसे ही हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र में भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के लिए काफ़ी पुश किया। आज हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, फाइनेंशियल पेमेंट्स यूपीआई के माध्यम से होता है। ये ज़रूर एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी आईटी टेक्नोलॉजीज़ में हम सर्विस सेक्टर में आगे हैं। ये ज़रूर दर्शाता है कि हमारा जो मैन पावर है, हमारा जो नॉलेज फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम सर्विस कहीं भी डेटा सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन इनोवेटिवनेस की जो हमको, हमारे नए हार्डवेयर्स बनाने की बात है, चिप्स बनाने की बात है, वहाँ पर हमको मेहनत करना है। और ज़रूर सरकार इस पर प्रयास कर भी रही है, और हम सरकार के साथ हमारे हर एक इंसान प्रयास कर रहा है। हमारी कंपनीज, नई कंपनीज आ रही हैं। आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स में हिंदुस्तान में करीब 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं हर साल। हमारे 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। और
ये जरूर, अगर वो स्टार्टअप हैं तो वो इनोवेटिव स्टार्टअप्स होंगे, क्योंकि अगर उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो स्टार्टअप फिर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि इनोवेशन, स्टार्टअप, न्यू पॉलिसीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, नया रिसर्च, और साथ साथ वर्ल्ड की इस रेस में हमको आगे रहना है, ये प्रयास भी करना है। ये बड़ी चीज़ कही सर। सरकार का एक रोल की बात भी हुई, उनकी भूमिका की बात हुई। जिस तरह से आपकी संस्था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर प्रयासरत हैं, गंभीर हैं, नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात करती हैं कि वो किस तरह से हमारे विकास, हमारे डेवलपमेंट में बेहतर साबित हो सकती हैं। सरकार के रोल की बात करें, क्या इतनी संजीदा सरकार दिखती हैं कि इसको आप जैसी संस्थाओं को बहुत मजबूती के साथ और नई टेक्नोलॉजी को बहुत मजबूती के साथ एडॉप्ट करने में, आप लोगों को मजबूत करने में क्या भूमिका रहती है? खासकर सरकारों की क्या भूमिका रहती है और सरकार की अब तक क्या भूमिका रही? देखिए, सरकार की भूमिका तो अभी हम देखें कोविड के समय में सरकार बहुत प्रोएक्टिव रही हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर के। शायद जो हम सरकार की प्रोएक्टिवनेस हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ को लेकर थी कोविड के समय में, अगर वो प्रोएक्टिवनेस आज बनी रहे तो ज़रूर भारतवर्ष में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इनोवेशन होगा, इन्वेंशन होगा, और हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। लेकिन शायद एक जो हमारी ताकत है, हमारी मैन पावर जो ताकत है, पॉपुलेशन जो मेरी ताकत है, वो शायद कहीं कहीं मेरी कमजोरी भी बन जाती है कि सरकार कितनी भी काम पॉलिसी सरकार लाती हैं, कितना भी एफर्ट करती हैं, वो लेकिन उसको कहते हैं ड्रॉप इन द ओशन वाली स्थिति हो जाती है कि हमारे सब तक पहुंच नहीं पाती है। सरकार को और भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और संजीदा तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ के प्रति अपनी चॉइसेस को दिखाते हुए, क्योंकि आज हम सब मानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, किसी भी काम, कोई भी नया काम करने के पहले हमको फाइनेंस सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जी। सरकार जो पॉलिसी बना रही हैं, और सबसे आयरॉनिकल बात यह है कि हिंदुस्तान में रिसर्च डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में आता है, गवर्नमेंट से थ्रू आता है, जबकि विदेशों में साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री भी करती है। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी आगे आना पड़ेगा, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा कि ऐसे रिसर्च को सपोर्ट करें जिसकी देश को ज़रूरत है, और न कि सिर्फ वो बाहर के रिसर्च को कॉपी करके प्रोडक्ट बनाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार तो लेगी ही, लेकिन हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इस पर काम करना पड़ेगा। ये बड़ी चीज़ है, एक बड़ा आह्वान भी है सर का। डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से केवल सरकार पर ही जिम्मेवारी, या सरकार की ही केवल ये कि उसको बढ़ावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे रिसर्च हो या उन चीज़ों को, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट्स हो, उनको सामने आने के बजाय एक प्राइवेट सेक्टर को भी इस दिशा में, इस क्षेत्र में सामने आना चाहिए, आगे आना चाहिए। और ये शायद एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और जहाँ हम बात करते हैं ज़्यादा टेक्निक आती है, इनोवेशन ज़्यादा होती हैं जिन देशों में, क्योंकि वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स भी होते बहुत हैं। ज़्यादा होते हैं। एक बात और सर, जिस तरह से आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की, अगर हम बात करें, क्योंकि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने का नुकसान भी है, खामियाजा भी है, लेकिन क्या सच में ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है कि जो हमारे पास मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सके, वो एक हमारे लिए एसेट बने? वो ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो सकती है? ज़रूर, मैं तो ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे जो पॉपुलेशन है ये हमारी ह्यूमन कैपिटल है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने है चाइना। एक समय में चाइना वॉज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और चाइना को पॉपुलेशन देख करके कोई ये नहीं सोच सकता था कि सिर्फ 30 एक साल में चाइना आज कहाँ पर आ गया। तो ज़रूर वो उस ह्यूमन कैपिटल को वो इंसेंटिवाइज किया और उसको यूज़ किया कि कैसे वो नई क्षेत्र में काम कर सकें। आज चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना की साइंस टेक्नोलॉजी, चाइना के रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये ज़रूर दर्शाता है कि ह्यूमन कैपिटल की उतनी ही बड़ी इम्पोर्टेंस है। हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन कैपिटल को, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होकर ना सोचें, वो आगे आके अपनी इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करें नेशन बिल्डिंग के लिए। वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ये कहूँगा, अभी क्या होता है, जो रिसर्च किए जाते हैं
यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, मैंने कहता हूँ सभी रिसर्च ऐसे होते हैं, बट वो पब्लिकेशन सेंट्रिक होते हैं कि हम पेपर पर्चा छाप लेते हैं और डिग्री दे देते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरा कार्य पूरा हो गया। और वैसे तो हम नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स हमारे बढ़ जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स मेरे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे पेपर बढ़ जाएंगे। पेपर पब्लिकेशन में हिंदुस्तान काफ़ी आगे है, लेकिन ये नहीं हो पाता कि हमारे नए प्रोडक्ट आ सकें। तो हम जिस ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करके पेपर पब्लिकेशन कर बात करें, उसी ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करके हम नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें। सोचें, रिस्क टेकिंग होता है, आप 10 एफर्ट करेंगे, उसमें से 7 फेल होंगे, 3 सक्सेस, लेकिन 3 सक्सेसफुल तो होंगे। हम वो प्रयास नहीं करते, हम 10 में ही 10 को पेपर पब्लिश करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी रिसर्च को डब्बे में बंद कर देते हैं, न कि उसको डब्बा खोल के कुछ पेपर्स को छोड़ करके कुछ आगे नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलप करें और उन लोगों को सपोर्ट करें जो ऐसे इनोवेटिव थिंकिंग प्रोसेस के हैं। और हमारी ये लैग कहाँ करता है सर? ये बड़ी अफसोसजनक स्थिति आपने बताई कि अगर इस तरह से बनता है कि जिनको ज़मीन पर जिन चीज़ों को उतारा जाना चाहिए, जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उन चीज़ों को एक एक लिमिटेड कर दिया जाता है, एक दायरे में सीमित कर दिया जाता है। कमी कहाँ रह जाती है? कमी देखिए 2 तरह से कमी होती है, क्योंकि जैसा बताया ना कि हर ह्यूमन बीइंग बहुत शॉर्ट साइटेड है, वो तुरंत फ़ायदे की बात ही सोचता है। आप ये तुरंत सोचते हैं कि मेरी इस महीने की सैलरी मिल जाए, मेरा काम चलता रहे। हम ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि मेरी सैलरी 10 दिन बाद आए, लेकिन मेरा ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप हो जाए जिससे हम और सक्सेसफुल हो जाएं। ये आम आदमी की सोचने की बात नहीं, ये शायद जो हमारे बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो किसी भी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके लाने की बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करके रिसर्च करवाने की बात नहीं करते हैं। आज इसी क्षेत्र में नया जो ट्रेंड आया है, और जब भारत सरकार ने देश को ओपन किया है बाहर की कंपनीज को आने के लिए, एफडीआईज के लिए, तो आपको मैं बताना चाहूँगा करीब 150 से ज़्यादा 175 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जीसीसी बन रहे हैं हिंदुस्तान के हर शहरों में। और उनका एक काम ही ये है कि हमारे रिसर्च डेवलपमेंट, हमारी कैपेसिटीज़ को इन्हांस करें। ठीक है, जो कंपनी बना रही है वो अपने फ़ायदे की बात करेगी, बट हमारे लोग तो ट्रेन हो रहे हैं, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग तो हो रही है, और कहीं हमारी ये ट्रेन मैन पावर अपनी फुल थ्रॉटल में अपनी एनर्जी को यूज़ करें, तो ज़रूर हमारा एक स्वर्णिम भविष्य की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और बात सर, कि जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ हो गई है, क्या अब उसमें जो दायरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो रोल है, जो भूमिका है, वो किस तरह से ज़्यादा बढ़ सकती है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना महत्वपूर्ण जगह होती है, चाहे वो किसी संस्थान के लिए हो, कहीं भी। एडमिनिस्ट्रेशन में का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भूमिका, या सरकार की साइंस टेक्नोलॉजी में भूमिका, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्योंकि जैसा कि हम कहें कि हमारी भारतवर्ष एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट बनती है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल बनती है जी। तो हम सरकार वो एडमिनिस्ट्रेशन कहें, वो तो शायद हमारी सोसाइटी ही होगी। तो इसमें भूमिका ये रही है कि सरकार को सही समय पे सही मार्गदर्शन देना, ये हमारी जैसी संस्था करती हैं, और सरकार को क्या डिसीजन लेना है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में डिसीजन जो होते हैं, उसमें फाइनेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट किया जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा जी। आज स्पेस टेक्नोलॉजीज में भारत अपना एक परचम लहरा रहा है। हमें वो भी दिन याद है जब चांद पर दूसरे देश पहली बार गए थे, अमेरिका पहली बार गया था या यूएस पहली बार गया था, तो लगता था कि ये तो हमारे बस के बाहर की बात है। लेकिन आज हम सब चीज़ को अचीव कर चुके हैं। आज हम चंद्रयान 1-2 की बात कर रहे हैं, आज हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, आज हम सूरज पर एक्सप्लोरेशंस की बात कर रहे हैं। तो शायद भारतवर्ष सरकार ने ऐसे सेंटर्स, इसरो जैसे सेंटर्स जो बनाए हैं, वो उनको इतनी सपोर्ट किया है कि वो आज इस लेवल तक आ सके हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है। डिफेंस की बात करेंगे, भारत के जो डिफेंस लेबोरेटरीज़ बनी हैं, डीआरडीओ रिसर्च लेबोरेटरीज़, वहाँ पे जो हमारे
और प्लस आज जो गवर्नमेंट ने जो ओपन किया है प्राइवेट इंडस्ट्री को डिफेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, जी इसका एक बड़ा योगदान है कि आज हम बहुत डिफेंस के इक्विपमेंट्स खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, जबकि हम डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पे 2005 के पहले। आज हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे हमारी जो सबमरीन्स हैं, चाहे ब्रह्मोस हो, ये सब हमारी अपनी ताकत है जो हमारे लोगों द्वारा, हमारे टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप होकर आई हैं। और क्यों डेवलप हुई हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऐसी आई हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सपोर्ट्स ऐसे आए हैं। हेल्थ में क्षेत्र में बात करें, आज हम डिजिटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जहां पर हमें अब हमारा प्रयास, मेरी संस्था ने इसको पायलट भी किया है, मैं बताना चाहूँगा कि करीब 1 लाख पॉपुलेशन के, गाँव जी। के पॉपुलेशन को हेल्थ डेटा, उसका हीमोग्लोबिन लेवल, उसका ईसीजी, उसका CO2 लेवल, उसका ऑक्सीजन लेवल, लिपिड लेवल और शुगर लेवल, इस सबको हम लोगों ने मैप करके बिना किसी पैथोलॉजी लेबोरेटरी के, हम डोर टू डोर जा करके, जैसे आधार कार्ड बनता था वैसे डोर टू डोर जाके उनको सेंसर के माध्यम से उनका डेटा कलेक्ट करके हम लोगों ने क्लाउड पर डाला है और हर आदमी के आधार कार्ड से उसका डेटा लिंक किया गया है। बड़ी चीज कि वो है सर। कहीं भी किसी देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में रहेगा तो वो अपना डेटा को एक्सेस कर सकता है, कि उसको मालूम हो सकता है कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ था, घटा हुआ था, दवा ले रहा है या नहीं रहा है। साथ साथ इसका ये भी फायदा होगा कि जैसे हम कभी की एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी पहले तो डॉक्टर को मालूम करना पड़ता है कि शुगर तो नहीं उसका था, उसको ये प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो अगर उसका डेटा जहां क्लाउड Already एक्सेस है तो, होगा हाँ, तो उसको बड़ा मालूम हो फायदा जाएगा, तो मिल उसको ये जाता है। ये तो information होती है डिजिटल निश्चित हेल्थ रूप से। रिकॉर्ड्स की जो बात थी वो हम लोगों ने पायलट किया। ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। ऐसा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अभी दूसरे देशों में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो UIDI नंबर है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से जोड़ करके। सिर्फ वो हमारे लिए आधार नंबर सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, वो हमारे हेल्थ की कुंडली बताता है। तो ऐसे चीज़ों को जो हम देश में किया गया है, नई चीज़ें की गई हैं इस देश में, जरूर हमारे देश की ताकत को बढ़ा रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे आज अपने पेमेंट सिस्टम्स की। UPI पेमेंट सिस्टम तो विश्व में अनोखा पेमेंट सिस्टम है, निश्चित रूप से। कहीं नहीं है। आज हम बहुत देशों में आप गए होंगे, देखेंगे सब जगह क्रेडिट कार्ड चलते हैं, डेबिट कार्ड चलते हैं, UPI मोबाइल के माध्यम से आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम करते हैं। वो इतना सिक्योर है। तो जरूर अगर सरकार ने अपने साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ने का सपोर्ट किया है, लोगों को साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया है, तो ज़रूर हमारी व्यवस्था, हमारी टेक्नोलॉजी की आउटरीच बहुत बड़ा है। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे समाज के वो निचले से सबसे लास्ट माइल पे जो आदमी खड़ा है उसके भी चेहरे पर आज खुशी आ रही है, तो इन्हीं कारण से आ रही है। बड़ी चीज बताइए सर। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक भारतीय होने के नाते गर्व की बात है कि जिस तरह से हमने, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे UPI पेमेंट की बात हो, जिस तरह से आपने बताया कि गाँव का 1 लाख लोगों का डेटा आपने बिल्कुल सारा उनका डेटाबेस तैयार किया हुआ है। लेकिन एक और बात आती है कि सर अगर बात करें, क्योंकि हम पूरी दुनिया का सिनेरियो देखें, जो टेक्नोलॉजी है, चाहे जैसे डिफेंस के मामले में बात की हमने, और जो हालात पूरे विश्व में एक युद्ध के से हालात बने हुए हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं होता है। जी। तो क्या इस तरह की स्थिति, जो ये ह्यूमन वैल्यूज़ है, एथिक्स है, ये सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत भी हो रहा है। आपने सही बोला, साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन वैल्यूज को क्रॉस करके अगर किया जाता है, ह्यूमन एथिक्स क्रॉस किया। हाँ, एक डेवलपमेंट के लिए, एक ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए इनमें किस तरह से एक सामंजस्य बिठाया जा सकता है, कहाँ कमी रहती है? देखिए, ऐसे में हम लोग यह कहते हैं कि जब एक एग्जीक्यूशन की बात हो तो उससे साथ साथ लेजिस्लेशन की बात भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए टेक्नोलॉजीज के लिए। जी। अब जितना फ़ायदा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जितना फ़ायदा हमको डेटा से होता है, UPI पेमेंट से होता है, कहीं ना कहीं उससे में लॉस भी होता है। हमारे UPI पेमेंट के फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। तो क्योंकि हमारी वो वैल्यू सिस्टम जो है चरमरा रहा है, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। तो हमको लेजिस्लेटिव को और कंट्रोल करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को पकड़ सकें, ऐसे लोगों को रोक सकें कि वो इसका गलत उपयोग ना करें। जैसे हम बात करते हैं बॉर्डर्स पे लड़ाई जो होती है, अभी इजराइल और फिलिस्तीन की, अभी कई देशों में लड़ाई निरंतर चलती रहती है, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चलती रही, उसमें टेक्नोलॉजीज जरूर यूज़ होती रही हैं। लेकिन जो
डिसिसिव फैक्टर है वो तो हमारे अंदर का ह्यूमन वैल्यू और एथिक्स ही है। अगर हमारे अंदर के एथिक्स नहीं होगा, वैल्यूज़ नहीं होंगी कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो नहीं कर, उसके लिए रोकने के लिए लेजिस्लेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे वो देश के अंदर हो, देश के बाहर हो। दूसरा ये कि अल्टीमेटली लोग को एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ समझनी पड़ेगी कि ये जीवन भी बहुत लिमिटेड है। तो जीवन लिमिटेड है तो सिर्फ जीवन ही लिमिटेड नहीं है, आपको यूज ऑफ साइंस भी उतना ही लिमिटेड हो गया। अगर हम सोचें कि हम साइंस को यूज करके बियॉन्ड लाइफ नहीं कुछ कर सकते हैं, विद इन लाइफ ही कर बिल्कुल पाएंगे, ठीक। तो वो जो बात है बहुत उतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर चीजें आ रही हैं सामने अब कि लॉन्जिविटी बढ़ रही है, हमारे जीवन की उम्र बढ़ती जा रही है। अब आप जब दवाओं से बीमारियों का इलाज कर ले रहे हैं, कैंसर पे विजय पा लेंगे आप, तो आप ह्यूमन की लाइफ पे विजय पा लेंगे, आप किडनी रोग पे विजय पा लेंगे, किडनी पे, ब्लड कैंसर पे, ब्रेन ट्यूमर पे, तो क्या होगा, आदमी की जिंदगी बढ़ेगी। तो उस स्थिति में जिसको लॉन्जिविटी की बात, हम सुपर ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ये सब साइंस टेक्नोलॉजी का ही है। बट अगेन जो मैंने बोला कि एथिक कॉम्पोनेंट उतना ही स्ट्रांग चाहिए जितना जिस साइंस टेक्नोलॉजी कॉम्पोनेंट, उतना ही वैल्यूज एथिक कॉम्पोनेंट चाहिए जो उसको बता सके गलत और सही में सही दिशा और दिखा सके, वही बहुत जरूरी है। एक और चीज सर, हम सुन रहे हैं एआई सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहे हैं, और लगातार हमारे जीवन में वो बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन एक डर लगातार बना हुआ है कि कहीं ये एआई हम पर हावी ना हो जाए। जो सॉफ्ट स्किल हैं, जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएं या वो हम पर काबू पा लें। इस तरह के बैलेंस की बात करें तो क्या ये जहन में रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब आप इस क्षेत्र में होते हैं तो ये डर रहते हैं? बिल्कुल, ये डर बहुत ही है, बहुत ही मतलब संजीदा लोगों में तो बहुत ज़्यादा डर इस बात का है। एआई, एथिकल एआई, जनरेटिव एआई, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना एआई का यूज़ इम्पोर्टेंट है उससे 10% ज़्यादा उसका मिसयूज इम्पोर्ट हो रहा है। अब आप फेशियल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आपके फेस के, आप किसी आदमी पर आपका फेस लगा के आपको दिखा सकते हैं कि वो आदमी ऐसा मूवमेंट कर रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके किसी फेस पर आदमी का ऐसी पिक्टोरल वर्चुअल दिखा सकते हैं, रियलिटी दिखा सकते हैं कि आप पार्लियामेंट में एंटर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो इतनी क्रूशियल हो गई हैं, इतनी इंट्रिकेट हो गई हैं कि हमको उस पर राइडर्स का कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है। एआईज का हम कहाँ यूज़ करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआईज का हेल्थ के लिए यूज़ करना बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर 100 एक्सरे प्लेट्स देख के बता सकें कि 101 वाली एक्सरे प्लेट में किसी को बीमारी है कि नहीं, चेस्ट का इन्फेक्शन है कि नहीं, तो एआई का यूज़ अच्छा हुआ। और अगर हम उसी एआई को यूज़ करके बिना बीमार आदमी में किसी एक बीमारी का एक्सरे प्लेट दिखा के उसको उसके जीवन से खेल लें तो उसका मिसयूज़ हुआ। तो एथिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब हम हमारे अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी में, अपने समाज में ऐसे लोग की जनसंख्या बढ़ेगी जो सही और गलत में दिशा बता सकेंगे। हमारे पेरेंट्स को जरूरी होगा कि अपने बच्चों को बताएं। आज सब कुछ कंटेंट हमारे मोबाइल पे, हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या उपयोगी है और क्या घातक है। ऐसे ही एआई के क्षेत्र में बताना बहुत ज़रूरी है, यूज़ करना होगा कितना आप बिना घर बैठ के आप बहुत सी चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। आज आप व्हाट्सएप पे देखिए, ऐसे बहुत से ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स आते हैं जो आपको लगता है सब कुछ सही है, लेकिन वो कुछ नहीं है। वो बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ये सर लगातार इस बात को चेता भी रहे हैं, और एक बड़ी चीज़ ये है कि मानवता के हित में हमें तय करना होगा, हमारे भीतर जो मानवीय वैल्यूज हैं वो तय करें कि टेक्नोलॉजी, साइंस का जो इस्तेमाल है वो मानवता के भले के लिए होना चाहिए। और ये लगातार एक वाइज डिसीजन ये हमें ही तय लेना होगा कि किस तरह से, कहाँ तक, कब तक, कैसे ये फैसले हों। सर एक आखिरी में एक सवाल ये कि आपने बताया कि 75 साल में हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन एक रोड मैप आपकी संस्था ने तैयार किया है 2047 का, 100 साल हमारी आज़ादी के हो जाएंगे। कहाँ देखते हैं हमारे देश को, भारत देश को? भारतवर्ष निश्चित एक डेवलप्ड नेशन होगा, एक टेक्नोलॉजिकली प्रोवन एक लीडर होगा,
और मैं इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, जितनी सेंसिटिविटी आज वैल्यूज़ एथिक्स हिंदुस्तान के लोगों में है, वो हमारे चाहे पूर्वजों के कारण हो, हमारे इनबिल्ट सिस्टम में, हमारे जेनेटिक सिस्टम में ऐसा है कि हम लोग के अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आती है कुछ ही गलत करने के पहले कि ये गलत है, ये सही है। तो हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उभरेगा। आज शायद विश्व इस बात को मानने लगा है, हमारी पॉपुलेशन देख के, वो तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देख के कहता है कि भारत का मार्केट बड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भारत का मार्केट ही बड़ा नहीं है, भारत की बौद्धिक संपदा बड़ी है, भारत की ताकत बड़ी है। और ज़रूर 2047 में एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक सशक्त हेल्दी नेशन के रूप में और एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन के रूप में, जिसमें शायद हम सक्सेसफुल और डेवलप्ड नेशन हो और ग्लोबल लीडरशिप की बात जरूर हम प्रूव कर पाएंगे। निश्चित रूप से ग्लोबल लीडर होंगे, हम डेवलप्ड नेशन होंगे और यही हमारा विजन है और यही हमारी कोशिश भी है। लगातार हमारी लीडरशिप भी यही प्रण भी कर रही है, बता भी रही है। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हम हासिल करेंगे। टाइफेक किस तरह से काम करता है, क्या उपलब्धियां हैं, वो सब डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी ने बताई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमें और लोगों के लिए निश्चित रूप से कि साइंस यानी कि विज्ञान किस तरह से हमारे डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल निभा रही है, वो सब आपने जाना। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।